अब पुरातन से आधुनिक ले जाने के लिए उस देश को क्या चाहिए? उस देश को चाहिए पुनर्जागरण। क्या चाहिए? पुनर्जागरण। यह शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। अंग्रेजों ने या यूरोपियों ने, कहो यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने नहीं, यूरोपियों ने इसको कहा रनेसां। क्या बोला? रनेसां। समझ रहे हैं आप? यूरोपियों ने इसको एक अच्छा टर्म दिया, रनेसां। बहुत प्यारा शब्द है और यही शब्द विश्व को आधुनिक बनाया। समझ रहे हैं आप? तो रनेसां का मतलब क्या हुआ? रनेसां का मतलब हुआ रीबर्थ। रनेसां का मतलब हुआ रीबर्थ, फिर से जन्म लेना। समझ रहे हैं? भारत में ही इसके लिए भी एक शब्द है, लेकिन वो रिलीजन में है। वो शब्द क्या है? भारत के लिए जो शब्द है उस पर गौर फरमाइएगा। उसे कहते हैं द्विज, दोबारा जन्मा हुआ। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। ये शब्द वेदों में भी है और इस शब्द का प्रयोग फ्रीक्वेंटली सबने किया है अपने अपने तरीकों से। समझ रहे हैं कि तो ये जो रीबर्थ है किसी भी नेशन का, ये कैसे होता है? रीबर्थ का मतलब है कि हम पुराना चोला खोल के नए जन्म को लेते हैं। यानी जैसे सांप केंचुली उतार देता है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अब वो युवा हो रहा है, तो जब युवा होता है तो उसके अंदर के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके दिमाग, उसके शरीर, हर उसका अंग प्रत्यंग, रोम रोम एक नई तरह की वाणी बोलता है, एक नई तरह की ऊर्जा में, एक नई तरह के स्थापत्य में, एक नई तरह के जीवन में ढलता है। तो देश के साथ भी ऐसा होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत कोई, क्या कहा था भारत के लिए, कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा देश है, ये जो पूरा राष्ट्र है, ये एक इकाई है, ये अपने आप में एक जिंदा सजीव इकाई है। समझ रहे हैं? तो ऐसा हर देश के लिए है। तो जब यूरोप में रेनेसा आया, रिबर्थ आया, या वो यूरोप में आया, वो भारत में भी आया, वो हर देश, वो जापान में भी आया। जापान ने भी पुरानी व्यवस्थाएं छोड़ी। समझ रहे हैं? तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या है? समझ रहे हैं आप? जो रिबर्थ हुआ, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो ये जो रेनेसा हुआ यूरोप में, ये शुरू हुआ, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये इटली में शुरू हुआ। समझ रहे हैं? रेनेसा का मतलब समझ लीजिए कि ये सबसे पहले शुरू हुआ इटली में 11वीं 12वीं शताब्दी में। कब? 11वीं 12वीं शताब्दी में रेनेसा स्टार्ट हुआ और ये पूरे यूरोप में फैल गया। लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी तक ये पूरे यूरोप में फैल गया। अब ये रेनेसा था क्या? ये रेनेसा था सारे क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र में क्रांति थी। एक तरह से समझ लीजिए पुरातन के खिलाफ विद्रोह था। ये जो रेनेसा था, जो पुरातन से मानवता को आधुनिकता की तरफ ले गया, तो ये पुरातन के खिलाफ विद्रोह था हर फील्ड में। समझ रहे हैं? ये हर फील्ड में था। उसके जैसे कि मैकियावेली था, तो मैकियावेली एक दार्शनिक था जिसने कहा कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल नया थॉट था, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिसको बाद में सेकुलरिज्म के रूप में डेवलप किया गया। समझ रहे हैं? जैसे लियोनार्डो दा विंसी था, लियोनार्डो दा विंसी ने आर्ट में एक नई चीजें दी। पेट्रार्क था, आर्ट में एक नई चीजें दी जो पुरातन से बिल्कुल नई थी। समझ रहे हैं? वैसे ही कुछ और भी थे, जैसे कि उस समय गैलीलियो और कोपरनिकस, इन दोनों की कहानियां आप लोग जानते ही होंगे, जिसने कहा कि धरती गोल है और वो सूरज का चक्कर लगाती है। इन्होंने बाइबल को सीधा चैलेंज कर दिया कि बाइबल में लिखी हुई बात सही नहीं है कि धरती चपटी है और धरती
पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, पूरा ब्रह्मांड इसका चक्कर लगा रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, ये पुरातन के खिलाफ। पुरातन मतलब क्या? पुरातन मतलब जहां पे धर्म, रिलीजन, जहां पे रिलीजन, धर्म एक अलग वर्ड है, रिलीजन का बिल्कुल ही अगर ट्रांसलेट किया जाए तो धर्म नहीं होगा, समझ रहे हैं? धर्म एक अलग वर्ड है, लेकिन आज फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो हम भी यूज करते हैं। तो रिलीजन जो है, रिलीजन का जहां पे वर्चस्व था वो था पुरातन, और रीजन का, थोड़ा सा ये ज्यादा घोंच पहुंच हो गया है तो एक बार डिलीट हटा ही देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो रिलीजन का जहां पे बर्थ हुआ, सॉरी, रिलीजन का जहां पे दबदबा हो, रिलीजियस बुक्स के, प्रीस्ट के, इन सब के, वो है पुरातन व्यवस्था, समझ रहे हैं? जहां पे रिलीजन हो, रिलीजन का वर्चस्व हो, रिलीजन तो रहेगा सब जगह, लेकिन जहां पे रिलीजन का वर्चस्व हो वो है पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था। और जहां पे रीजन का वर्चस्व हो, रीजन मतलब तर्क, जहां पे तर्क का, और तर्क का जन्म कब होगा? जब टेम्परामेंट क्या होगा? साइंटिफिक होगा, यानी वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच ही वो, क्योंकि तर्क ही तो विज्ञान को जन्म देता है। जैसे कि किसी बच्चे को आप कहते हैं कि कोई बच्चा आपसे बहुत सारे अटपटे प्रश्न पूछता है, आप उसका उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, तर्क से जवाब नहीं देते हैं, तो बच्चा खुद खोज में लग जाता है। बच्चा, आप, एक छोटा सा बच्चा था, मेरे भतीजा था, तो उसने मुझसे एक दिन पूछ लिया कि चाचू चाचू, ये धरती अगर गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? जैसे गोल चीज पे कोई चीज रखता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो मैंने उससे कहा कि गुरुत्वाकर्षण खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अब उसको पूरा समझाइए। फिर मतलब बच्चे का क्या है कि प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न चलते रहेंगे, और आप उसको तर्क से जवाब नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं? तो वो अलग मैटर है। यहां पे है कि जो तर्क है वो साइंस को जन्म देता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर वो खुद समझता है, वो खुद चीजों को की खोज में लगता है, किताबें पढ़ता है और सारी चीजें पढ़ता है। आपके हर जवाब का, आपके उसके हर सवाल का जवाब आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में सवाल लिमिटेड होते हैं, सवाल प्रौढ़ होते हैं, सवाल में भी समझदारी आती है जैसे बच्चे में आती है। तो वैसे ही जब तर्क का जन्म होता है कि ऐसा क्यों है, किताबों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो इसके दो पक्ष। एक पक्ष तो है कि हम उसकी खोज करें कि ऐसा क्यों है, और है भी कि नहीं है। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीनों चीज तर्क को जन्म देती है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब क्या, क्यों और कैसे, ये तीनों चीज तर्क को जन्म देती है। और यही तीनों चीज जो है वो साइंस की भी खोज करता है, समझ रहे हैं? साइंस का डेवलपमेंट करता है। तो यहां पे सबसे पहली बात है कि रिलीजन यहां पे क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। मैकियावेली की बात, समझ रहे हैं? अब ये चीज विश्व में इस तरह से चल रही थी, भारत में ये कब आया? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रनेसां कब आया? भारत में रनेसां या पुनर्जागरण लगभग 19th सेंचुरी में आया, जिसके पितामह किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और इसके बाद फिर विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, फिर तो पूरा सीरीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये सिलेबस में आएगा। तो ये पूरा था एक क्या, आधुनिक भारत का एक बैकग्राउंड। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यूरोपियन के आने से ही भारत में आधुनिकता आई? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, भारत में तो आधुनिक भारत का निर्माण तो यूरोपियन के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि हमने कालक्रम में देखा 1757 या 1707, ज्यादातर लोग 1757 ही मानते हैं, ठीक। इसलिए प्लासी से फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक भी आती है, कॉन्सेप्ट भी आता है, बात समझ रहे हैं?
प्रश्न उठता है कि क्या यूरोपियन के आने से ही भारत में आधुनिकता आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, वो हम देखेंगे आगे। अब